गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं व्याकरण। और व्याकरण में हम आज करेंगे दोहरान कार्य। दोहरान कार्य पाठ 1 और 2 का, जिसमें पहला पाठ है आपका भाषा से संबंधित और दूसरा पाठ है आपका वर्ण और वर्णमाला से संबंधित। ये पाठ हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी तक हमारी क्लास अटेंड नहीं की थी और अभी कुछ नए बच्चे और भी जुड़ गए हैं। तो सभी बच्चे आज से हम पहले अपने व्याकरण के दोनों पाठों का दोहरान करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले मैं आपको भाषा किसे कहते हैं और वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताऊंगी। चलिए बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। बच्चों, मैं करा रही हूँ आपको इसका दोहरान कार्य। देखो बच्चों, इसमें नेता अपनी बात बोलकर लोगों को तक पहुंचा रहा है और अध्यापिका कैसे करा रही है, अपने बच्चों को लिख करके भी पहुंचाती है और वो बोल करके भी समझाती है। दूसरा आप देखो बच्चों, तो इसका मतलब आपने देखा कि नेता ने बोल करके अपनी बात समझाई और आपकी अध्यापिका ने कैसे समझाई आपको, बोल करके भी और लिख करके भी। तो हमारी भाषा क्या हो गई? जिसको हमने बोला आपने सुना, जिसको मैंने लिखा और आपने उसको देखा। तो बोलकर और लिखकर हमने अपनी बात आपको समझाई। तो ये हमारी क्या हो गई? भाषा हो गई। तो भाषा की परिभाषा क्या बन गई बच्चों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, जिसमें पहला है इसका मौखिक, जो हम बोल करके समझाते हैं आपको, और दूसरा है आपको लिखित, जिसमें हम आपको लिख करके समझाते हैं। और तीसरी बात है बच्चों, एक होती है सांकेतिक भाषा, जो आपके यहाँ पर देखो राइट साइड में कोने में लिखा हुआ है। वो कौन सी भाषा है? जो हमें यातायात पुलिस बिना बोले और बिना लिखे समझाती है कि कब हमें अपने वाहन को रोकना है, कब उसे आगे ले जाना है। तो ये कौन सी भाषा होती है बच्चों? सांकेतिक भाषा। अब आप देखो आगे फिर से एक बार मौखिक भाषा के बारे में दिया हुआ है और लिखित भाषा के बारे में दिया हुआ है, जिसमें मौखिक भाषा, मुख से बोली जाने वाली भाषा को हम मौखिक कहते हैं। जैसे रेडियो, टेलीफोन पर बातचीत करना, किसी की बात को सुनना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा के और दूसरी है हमारी लिखित भाषा। हम जो लिखते हैं, जो हम उसे पढ़ते हैं, और जो जैसे अखबार, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं आदि जो हम पढ़ते हैं, वो हमारी है लिखित भाषा। मतलब जो भी हम लिखे हुए को पढ़ते हैं वो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। अगला है बच्चों आपका टॉपिक लिपि। लिपि क्या है? भाषा अनेक प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बनती है। कभी आ की आवाज़, कभी ई की आवाज़, ऊ की आवाज़, ये सब हमारी क्या है? ध्वनियाँ हैं। और इन ध्वनियों को आपको मालूम है बच्चों, विशेष चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। इन चिन्हों के लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। आगे है बच्चों आपका व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। हाँ बच्चों, अगर व्याकरण नहीं हो तो ना हमें मात्राओं का ज्ञान हो, ना हमें स्वर का पता हो, ना व्यंजन का। ये सारे ज्ञान हमें कौन देती है? व्याकरण देती है। फिर है प्रत्येक भाषा में बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। हमें व्याकरण द्वारा ही इन नियमों की जानकारी होती है। हाँ बच्चों देखो, कहीं हमें कॉमा लगाना होता है, कहीं हमें पूर्ण विराम लगाना होता है। तो ये सब हमें कौन बताता है? व्याकरण। इसके बाद है भाषा की अशुद्धियों को दूर करने का ज्ञान भी हमें व्याकरण से ही मिलता है। हाँ बच्चों, हम वाक्य जो बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं? व्याकरण से ही हमें समझ में आता है कि हमारा वाक्य कैसा सही है और कैसा गलत है। तो ये हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। इसलिए व्याकरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और व्याकरण का ही आज हम पहला भाग पढ़ रहे थे, जो है भाषा। इसके बाद है आपने अब तक क्या सीखा, ये बच्चों आप पढ़ के देखेंगे।
हम बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा है बच्चों, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? मैंने आपको बताई, देवनागरी। व्याकरण हमें क्या सिखाती है? भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। अब है बच्चों आपके कुछ मौखिक प्रश्न। भाषा का प्रयोग आप कब करते हैं? जब हमें किसी को कुछ कहना होता है, लिख करके बताना होता है, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा है बच्चों, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? आपको सबको मालूम है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इसके बाद है बच्चों आपके कुछ खाली स्थान। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। इसमें सबसे पहले रिक्त स्थान है, इसके बाद है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को लिख कर या बोलकर प्रकट करते हैं। हाँ, तो बच्चों वो कौन सा साधन है? भाषा। दूसरा है हमारा, भाषा की अशुद्धियों को दूर करने का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? आपको मैंने समझाया बच्चों, व्याकरण से। तीसरा है, हिंदी भाषा की लिपि किसमें लिखी गई है? देवनागरी में। तो ये थे कुछ हमारे रिक्त स्थान। इसके बाद है सही और गलत। पहला है, हमारी राष्ट्रीय भाषा पंजाबी है। नहीं, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी। अगला है, भाषा के 2 मुख्य भेद हैं। हाँ, ये सही है। फिर तीसरा है, मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। नहीं बच्चों, मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? मौखिक। तो ये भी गलत लिखा हुआ है। चौथा है बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि रोमन है। नहीं बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ पर आपको सही और गलत के निशान लगाने हैं। ठीक है बच्चों, आगे आप देखो, सही मिलान कीजिए। मौखिक भाषा, मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। भाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों ये परिभाषा आप याद करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। लिपि किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? ये आपने प्रश्नोत्तर अपनी बुक में से देखने हैं और यहाँ पर आपको लिखने हैं। ये आगे देखिए बच्चों, आप दिए गए चित्रों को पहचान कर बताइए कि उनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। तो बच्चा देखो पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। और पढ़ने वाली भाषा कौन सी हो गई? जो हमें पढ़ा करके, जो हमें लिख करके समझाई गई, लिखित भाषा। फिर टीवी में कोई बोल रहा है तो हमें वो अपनी बात को कैसे समझा रहा है? बोल करके। तो ये कौन सी भाषा हो गई बच्चों? बोल करके समझाने वाली भाषा, मुख द्वारा बोली जाने वाली मतलब मौखिक भाषा। नेताजी यहाँ पर कुछ भाषण दे रहे हैं तो ये भी मुंह से बोल करके समझा रहे हैं, तो ये भी कौन सी भाषा हो गई बच्चों? मौखिक भाषा। आगे ये लड़की टेलीफोन पर बात करके अपने किसी को समझा रही है, तो ये भी मौखिक भाषा। ये माइक में कुछ बोल रही है, कुछ कविता सुना रही है या कोई कहानी सुना रही है, तो ये भी कौन सी भाषा हो गई बच्चों? मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा, मौखिक भाषा। आगे आप देखो, ये बच्चा लिख करके कुछ समझा रहा है, तो ये क्या हो गई हमारी बच्चों? लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, अब आपको ये चिड़िया दिख रही है, इस चिड़िया में आपको रंग भरना है और इस चित्र का नाम लिखना है कि आपको ये क्या दिख रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना दूसरा पार्ट, जो है हमारा वर्ण और वर्णमाला। बच्चों सबसे पहले है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है क, म, ल। क के नीचे हलंत, फिर अ, तो क, आधा क और मिलकर के जब इसके साथ अ लगा तो ये पूरा क बन गया। ऐसे ही म के साथ और त, ल के साथ, तो ये पूरा शब्द हमारा क्या बन गया? कमल। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, वर्ण
यहाँ पर कमल शब्द में 6 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं और इन्हें ही वर्ण कहते हैं। तो हमारी वर्ण की परिभाषा क्या बन गई बच्चों? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। इसके बाद दूसरा है बच्चों हमारा वर्णमाला। वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, स्वर है हमारे ए, आ, ई, उ, री ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ और औ। ये है हमारे स्वर और इन्हीं की मात्राएं हैं जिनके आधार पर हम शब्द बोलते हैं। फिर है हमारे व्यंजन। व्यंजन ऐसे वर्ण जो किसी स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 33। पहला है वर्ग हमारा क वर्ग, क ख ग घ ङ। दूसरा है च वर्ग, च छ ज झ ण। तीसरा ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। चौथा है हमारा त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग जिसमें है प फ ब भ म और अंतस्य, जो कि ये स्वर जो हैं ये जिन वर्णों में स्वर छुपे होते हैं ये हैं हमारे य, र, ल, व। और इसके बाद है ऊष्म स्वर जो कि जिनके बोलने पर हमारे मुख से ऊष्म मतलब गर्म वायु निकलती है, जैसे श, श, स, ह। इसके बाद है बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 4। इनकी संख्या 4 दी गई है, जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ, श ये 2 व्यंजन से मिलकर बनने वाले शब्द हैं। इसके बाद है अतिरिक्त व्यंजन ड़ और ढ। बच्चों ये जो ड़ और ढ हैं ये शब्द जो हैं ये अलग तरह से बोले जाते हैं। जैसे डर, और अगर हमने इसके नीचे ड के नीचे बिंदी लगा दी तो लड़, तो ड के नीचे बिंदी लगने से ड़ की आवाज आई। ऐसे ही ढ, ढाल और पढ़ाई, ढ़ा, तो जो बिंदी लगी उसमें आवाज हो गई हमारी ढ़ा की। तो ये हो गए हमारे अतिरिक्त व्यंजन। इसके बाद है अयोग्य स्वर, अयोग्यवाह स्वर। इनकी संख्या 2 है, अंग और आहा। ये जो शब्द है बच्चों ये स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं रिक्त स्थान, जो कि है अच्छा। इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लिपि। जिन वर्णों के ऊपर बिंदु लगा होता है उनका उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है। इस बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे मंदिर, पतंग, तो मन अंग की आवाज, तंग अंग की आवाज, तो ये हमारी नाक से आवाज निकलती है इसलिए हम इसे कहते हैं अनुस्वार। इसके बाद है अनुनासिक। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा होता है उनका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। इस चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, आँख, माँ, मांद, ये शब्द क्या हैं? अनुनासिक शब्द हैं। अब आपने देखा बच्चों सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण तथा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ढ़ और ढ वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आप इसके बच्चों मौखिक प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला है हमारा वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया भाषा की
सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। दूसरा है बच्चों हमारा वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तीसरा है हमारा स्वर किसे कहते हैं। तो बच्चों जिन्हें बोलते समय हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसके बाद है बच्चों व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन हम उन्हें कहते हैं ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमें वर्ण समूह की सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है अयोग्य वह किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया अंग और अह होते हैं, ये स्वर तथा व्यंजन के बीच में आते हैं। इसके बाद दिए हुए बच्चों आपके रिक्त स्थान, जिसमें पहला है आपका के वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, बांटा गया है। तो किसे दो वर्णों में बांटा गया है, वर्णमाला को। इसके बाद है श, त्र, ग और श, ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन। फिर है बच्चों जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। और सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण। इसके बाद है बच्चों आपके सही और गलत प्रश्न, जिनको आपको आगे वाक्य के आगे आपको अगर वो सही है तो आपको सही का चिन्ह लगाना है और अगर वो गलत है तो आपको उसके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हाँ बच्चों ये सही है। अंग और अह व्यंजन कहलाते हैं। नहीं बच्चों ये गलत है। इसके बाद है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये ठीक है बच्चों। किसी वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। नहीं बच्चों इसे अनुस्वार कहते हैं, तो ये लाइन भी गलत है। इसके बाद है दिए गए वर्णों में से स्वर तथा व्यंजन छांटकर लिखिए। तो बच्चों देखिए स्वर आपको मालूम ही है, क स्वर नहीं है ये व्यंजन है, अ स्वर है, त थ द द ये तीनों ही व्यंजन है, ई और बड़ी ई ये स्वर है, म व्यंजन है, री ऋषि स्वर है, च र और ज ये व्यंजन है। अब आप देखेंगे बच्चों अतिरिक्त व्यंजन और अयोग्य वह स्वर लिखिए। तो अतिरिक्त व्यंजन ढ़ और ढ़, ढ। अयोग्य वह स्वर अंग और अह। स्वर कितने होते हैं ये आपको मालूम ही है, स्वर 11 होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने दूसरा पाठ करा दिया है। अब आपको क्या करना है, जो प्रश्न मैं लिखकर भेजूंगी वर्कशीट में वो आपको कॉपी में करने हैं। इसके अलावा जो भी आपकी किताब में रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें आपको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, और उन्हें आपको बुक में करना है, आपको कॉपी में नहीं करना है। जो भी खाली स्थान आपके बुक में दिए हुए हैं उन्हें आपको बुक में ही करना है, उन्हें आपको कॉपी में नहीं करना है। ठीक है बच्चों, करेंगे आप सब। धन्यवाद। देखिए ये दोनों पाठ और इन दोनों पाठों के अभ्यास कार्य जो मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों इन अभ्यास कार्य में जो खाली स्थान मैंने आपको बताए हैं उन्हें आपको भरना है, और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है, वो मैं आपको वर्कशीट में बता दूंगी जो काम आपको करने होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से काम करेंगे, अपना नाम लिख के भेजेंगे और बहुत ही मात्राओं का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, करेंगे आप सब। चलिए बच्चों, अब आपको घर पे रहना है और खुश रहना है।